4 बजे की 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित झा। तो पहली खबर दिल्ली से है, जहां आज दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। दूसरी खबर पीएम नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे को लेकर है। तीसरी खबर तिरुपति मंदिर को लेकर है, जहां लड्डुओं में मिलावट का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं चौथी खबर मणिपुर से है, जहां म्यांमार से 900 कुकी उग्रवादियों की घुसपैठ की खबर सामने आई है। तो देखिए किस प्रकार से वो 4 बड़ी खबरें जिस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। दिल्ली की नवी मुख्यमंत्री होंगी आतिशी, और उसके साथ ही पीएम मोदी अमेरिकी दौरे पर हैं, उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। और साथ ही प्रसाद अब पवित्र हो गया है, मंदिर प्रबंधन ने यह साफ कर दिया है। और उसके साथ ही 900 कुकी उग्रवादी म्यांमार से मणिपुर में घुस आए हैं, इसको लेकर भी चर्चा करने वाले हैं। तो आज दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। आतिशी के रूप में राजधानी को तीसरी महिला मुख्यमंत्री मिलेगी। आतिशी दिल्ली को नवी दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री होंगी और सबसे युवा मुख्यमंत्री के तौर पर राजभवन में आज शाम 4:30 बजे शपथ लेंगी। वो दिल्ली की तीसरी महिला सीएम होने वाली है। उनसे पहले सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित सीएम रह चुकी हैं। शपथ ग्रहण समारोह में केजरीवाल, सिसोदिया और पंजाब सीएम भगवंत मान शामिल होंगे। 43 साल की आतिशी कालकाजी सीट से 3 बार की विधायक हैं। आतिशी दिल्ली की सबसे युवा सीएम होने का केजरीवाल का रिकॉर्ड भी तोड़ेंगी। तो आतिशी 43 साल की हैं, जबकि 2013 में पहली बार सीएम बनने के समय केजरीवाल 45 साल के थे। आप विधायकों ने 17 सितंबर को केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी का नाम सीएम के रूप में फाइनल किया था। राष्ट्रपति मुर्मू ने 20 सितंबर को केजरीवाल के इस्तीफे को स्वीकार करने के साथ आतिशी को सीएम नियुक्त करने की इजाजत दी थी। तो आतिशी के साथ आपके 5 विधायक गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत मंत्री पद की शपथ लेंगे। कैबिनेट में मुकेश अहलावत एकमात्र नया चेहरा होंगे। बाकी 4 नेता केजरीवाल कैबिनेट में भी मंत्री रह चुके हैं। अहलावत को आप विधायक राजकुमार आनंद की जगह कैबिनेट में जगह मिली है। आनंद ने लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ज्वाइन कर ली थी। वे केजरीवाल कैबिनेट में सामाजिक कल्याण मंत्री थे। तो आइए अब ग्राफिक्स से आपको समझाते हैं कि नया मुख्यमंत्री आतिशी अब दिल्ली में किस प्रकार से 9वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी। तो जन्म 8 जून 1981 को दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विजय कुमार सिंह के घर पे हुआ। और साथ ही देखिए किस प्रकार से 2020 में कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से पहली बार विधानसभा का चुनाव जीता। और 2023 में मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद पहली बार मंत्री बनी थी। और अरविंद केजरीवाल की ओर से उन्हें अपने सबसे भरोसेमंद सिपल सालार की जगह दी गई। अब आप बैठक में दिल्ली विधायक दल की नेता चुन ली गई हैं। तो दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी आतिशी। तो देखिए आतिशी पारी की शुरुआत हो रही है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक विपिन शर्मा जी जुड़ गए हैं। विपिन जी, तो आज दिल्ली को 9वां मुख्यमंत्री मिलने वाला है, साथ ही सबसे युवा सीएम बनने वाली है आतिशी। जी धन्यवाद। देखिए सर्वप्रथम तो बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई आतिशी जी को और आम आदमी पार्टी को। देखिए ये बात तय है कि एक कीर्तिमान स्थापित करा है। आतिशी उस अब कगार पे हैं कि एक कीर्तिमान स्थापित करने जा रही हैं कि दिल्ली की तीसरी मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री और सबसे युवा मुख्यमंत्री। लेकिन अब गौरतलब होगा कि ये भी कीर्तिमान स्थापित करें कि जैसे शीला दीक्षित जी के कार्यकाल में विकास के कार्य अंजाम तक पहुंचे, मुकम्मल हुए, तो वही अपेक्षा दिल्ली वासी एक सपना संजो के बैठे हैं कि दिल्ली भी बेशुमार जो अधूरे काम रह गए हैं, जो चुनावी मैदान में जाकर सारे राजनीतिक दलों ने वायदे करे थे, जब जनता के बीच रूबरू हुए, चाहे आम आदमी पार्टी, चाहे कांग्रेस, चाहे भाजपा, तो वो पूरे हो, जनता के अधूरे सपने पूरे हो। और सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि अभी हाल फिलहाल में देखा हमने कि दिल्ली को जो पेरिस, सिंगापुर बनाने की बात चलती है अमूमन, वो तो दूर की बात, लेकिन थोड़ी सी बारिश होती है दिल्ली में और जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और वही बात है कि भीषण गर्मी हो तो पानी की किल्लत, हाहाकार मच जाता है।
जब कोरोना काल में सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौर में हम लोग जी रहे थे, तब बात समझ आती है, गले उतरती है कि प्राण वायु मतलब ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा। लेकिन यहाँ पर जल जो एक आप समझ के चले, एक बेसिक जरूरत है एक इंसान की, एक आम आदमी की, तो वहां पर उसको भी लेकर अगर हाहाकार मच जाए तो किल्लत हो जाए, तो ये मुझे लगता है बड़ा गंभीर मुद्दा बन जाता है। और अभी काफी आशावादी होना पड़ेगा, अपनी सोच को हम लोगों को सकारात्मक करना पड़ेगा। और दिल्ली वासियों को भी ये उम्मीद लगाते हैं कि वो भी समर्थन करें महिला मुख्यमंत्री का। लेकिन अभी चुनौतियों की अगर बात करें हम लोग कि चुनौतियां तो देखिए, जो काम मुकम्मल करने हैं उनको कैसे पूरा करा जाए, वो तो एक चुनौती है ही है। साथ में चुनौती दूसरी ये भी है कि भाजपा अपनी चुनौती पेश करेगी, क्योंकि वो विपक्ष में है तो वो भी हमलावर है। अब साथ में कांग्रेस, क्योंकि ये भूलना नहीं चाहिए कि जो 2024 के लोकसभा के चुनावों के नतीजे आए हैं, तो कांग्रेस को एक नई उम्मीद की किरण मिली है। वो लोग ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जिन विधानसभा के चुनावों में वो खाता नहीं खोल पाए हैं, और तो वहां पर वो अपना खाता भी खोलें और एक बहुत बढ़िया प्रदर्शन करें। क्योंकि यहाँ पर अभी तक जो आज की स्थिति में अगर हम बात करें तो एकला चलो की राह पे चल रहे हैं। कोई ऐसा सीट शेयरिंग का आपस में कोई समझौता नहीं हुआ है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का। वो अलग बात है कि जब चुनावों के नतीजे होंगे यहाँ पर दिल्ली में और चुनावों के नतीजे आएंगे, अगर ऐसी स्थिति बनती है कि यहाँ पर स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो वहां पर क्या समर्थन कांग्रेस पार्टी देगी। तो ये बातें बड़ी दिलचस्प हो गई हैं। लेकिन अभी चुनौतियां बेशुमार हैं और यहाँ पर अब देखने लायक होगा कि क्या वो उसी राह पे चलेंगी जब शीला दीक्षित जी का दौर था, जब वो मुख्यमंत्री थी। तो 1998 से लेकर 2013 का जो दौर दिल्ली ने देखा। देखिए, अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, दिल्ली में भी कुछ महीनों में विधानसभा का चुनाव होना है, और कुछ समस्या है जो दिल्ली वासी बहुत ज्यादा भुगतते हैं। फिर चाहे वो पराली को लेकर हो, हमेशा देखने को मिला है किस प्रकार से प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है ठंड के आते ही। इसके अलावा हमने देखा था कुछ दिनों पहले खुद आतिशी धरने पर बैठ गई थी, चूंकि पानी की समस्या भी थी। उन्होंने कहा था कि हरियाणा की तरफ से पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो अभी आतिशी के सामने आने वाले हैं। मैं आपको साधुवाद दूंगा, आपका सवाल बहुत अहमियत रखता है, बहुत ये जरूरी बात है कि हम इस पे चर्चा करें। देखिए, धरना की बात भूलना नहीं चाहिए आम आदमी पार्टी को कि ये आंदोलनकर्ता से जो सफर एक राजनेता का इनका हुआ है, और खासतौर पे अगर मैं बात करूं अरविंद केजरीवाल जी का, हम लोग पूरा सम्मान करते हैं इनका, और कई कीर्तिमान स्थापित करे हैं, कुछ अच्छे कार्य करे हैं शिक्षा के संदर्भ में और साथ साथ स्वास्थ्य का जो मॉडल लेके आए हैं, चाहे मोहल्ला क्लिनिक की बात करें। लेकिन यहाँ पर अब समझना है कि आप धरना देके कोई चीज हासिल नहीं कर सकते। आप ये समझे कि आप जनता के बीच जाके, और ये आपकी कोशिश प्रयास होना चाहिए कि कैसे उन कार्यों को अपनी टीम के साथ आप पूरा करें, मुकम्मल करें। और सबसे बड़ी बात है कि आपने पराली की बात करी, वो तो बात है ही, पहले बात करते थे कि पंजाब से आता है ये, जब पराली की समस्या और प्रदूषण बढ़ जाता है दिल्ली में, ऑड इवन का इन्होंने फॉर्मूला अपनाया। अच्छी बात है, वो एक नई पहल थी जिसका दिल्ली वासियों ने समर्थन करा। तो लेकिन यहाँ पर आप समझना चाहिए, पंजाब में तो इनकी सरकार है, तो वहां पर अब कुछ पुख्ता कदम उठाने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि बिल्कुल, जहां पे इनकी सरकार है वहां पे कदम तो उठाने होंगे। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, आज 9वीं मुख्यमंत्री के तौर पे आतिशी शपथ लेने वाली हैं, साथ ही वो तीसरी महिला मुख्यमंत्री होने वाली हैं दिल्ली की। इससे पहले सुषमा स्वराज रह चुकी हैं, इसके अलावा हमने देखा था शीला दीक्षित रह चुकी हैं, और अब आतिशी तीसरी महिला मुख्यमंत्री और साथ ही सबसे युवा मुख्यमंत्री भी होने वाली है जो दिल्ली को मिलने वाली है। पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर रवाना हो गए हैं। इस दौरे पर पीएम मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, साथ ही कई द्विपक्षीय मीटिंग होने की भी संभावना है। दौरे से पहले पीएम मोदी ने कहा, आज मैं राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा उनके गृहनगर विलमिंगटन में आयोजित किए जा रहे क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने जा रहा हूं। साथ ही न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भविष्य के शिखर सम्मेलन को संबोधित करने के लिए अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा की जा रही है। आपको बता दें कि बतौर पीएम वो अब तक 8 बार अमेरिका का दौरा कर चुके हैं और अब 9वीं यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी थी कि पीएम मोदी 21 से 23 सितंबर तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी क्वाड नेताओं के चौथे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जो 21 सितंबर को
डेलावेयर के विलिंगटन में आयोजित होगा। यह सम्मेलन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मेजबानी में होगा। यह दौरा क्यों खास होगा और इसके मायने क्या है? पीएम मोदी का अमेरिकी दौरा जो है ये कमला हैरिस के लिए फायदेमंद हो सकता है। जो बाइडेन के साथ पीएम मोदी की तस्वीरें कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर छा जाएगी। इससे पहले हमने देखा था कि किस प्रकार से भारतीय मूल के अमेरिकी मतदाता का झुकाव कमला हैरिस की तरफ हो सकता है। बाइडेन भी इस मौके का फायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वहीं पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप से भी मिल सकते हैं। भारतीय मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए ट्रंप भी अक्सर पीएम मोदी के नाम के तार जोड़ते हुए नजर आए हैं। ऐसे में ट्रंप और मोदी की मुलाकात होगी तो इससे ट्रंप को भी चुनाव में फायदा हो सकता है। हमारे साथ पूर्व राजनयिक मोहम्मद अमीन जी जुड़ गए हैं। मोहम्मद अमीन जी, देखिए किस प्रकार से जो बाइडेन का अब जो है ये आखिरी कार्यकाल है और ऐसे में क्वाड का सम्मेलन, क्या कुछ इसके मायने हैं? देखिए, हमारे मोदी जी की जो विजिट है वो 3 डेज की है। जैसे आपने ओपनिंग रिमार्क्स में बताया कि ये जो है क्वाड्स के बारे में है, तो ये एक्चुअली क्या है कि चाइना पे इफेक्ट डालने के लिए हो रही है लास्ट मीटिंग, चूंकि रशिया और चाइना और पाकिस्तान सब एक तरफ हो चुके हैं। इधर ये देखने को मिलेगा कि हमारा इंडिया है, यूएस है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, तो इन लोगों की जो मीटिंग होने आ रही है, जो हो रही है, तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट देगी। जैसा भी आप कह रहे थे, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। ये चाइना के लिए भी इम्पैक्ट होगा, ऐसा नहीं है। अमित साहब, लेकिन ये एक मौका है जब जो बाइडेन भी खुद को साबित करेंगे, क्योंकि उनका कार्यकाल अब आखिरी दौर में है। अब चूंकि कमला हैरिस को उन्होंने उम्मीदवार बना दिया है राष्ट्रपति का, तो बहुत खास हो जाता है जो बाइडेन के लिए भी कि वो क्वाड के लिए कुछ खास करें। हाँ, कार्ड का दूसरी बात, ये जो चीजें हैं इम्पैक्ट करेंगी आपके हैरिस, कमला हैरिस को भी ये इफेक्ट करेंगी, क्योंकि उनको भी बढ़त मिल सकती है इस मामले में। क्योंकि जो अभी आप पोस्टें होंगी मीडिया पे सभी जगह, जो उनके हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी और यूएस के प्रेसिडेंट, इनकी जो ज्वाइंट फोटो चलेंगी और स्टेटमेंट चलेंगे, उससे बड़ा फर्क पड़ने वाला है वहाँ पे जो हमारे भारतीय मूल के लोग रह रहे हैं। और ये जो क्वाड्स में है, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात आएगी कि ये रीजन है उसमें जो पार्टनरशिप है, उसमें पीस और सिक्योरिटी का मुद्दा होगा मेन, जो कि उठाया जाएगा इस एरिया में। कि बीच बीच में देखने को मिलता है कि चाइना भी हमारे सी एरिया में कंट्रीज में घुसने की कोशिश करता है, उसको भी इससे रोकने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जहां तक सवाल है इनकी विजिट का, हमारे प्रधानमंत्री की, ये 3 दिन की विजिट है, इसके बाद फिर ये निकलेंगे यहाँ से। और अभी तो यहाँ पर 1-to-1 बात होगी, जो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं और ऑस्ट्रेलिया के, उनसे 1-to-1 बात होगी, हमारे यहाँ बायलैटरल उसमें होगा। अमित साहब, लेकिन ये कहना कि जो बाइडेन या कमला हैरिस के साथ में पीएम मोदी की तस्वीर आएगी तो उन्हें चुनाव में फायदा होगा। हमने देखा था इससे पहले कैसे हाउडी मोदी कार्यक्रम किया गया था, नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम किया गया था, लेकिन जब चुनाव हुआ तो इसमें इसका असर दिखा नहीं था। जो भारतीय मूल के वोटर्स थे वो तो जो बाइडेन की तरफ चले गए थे। तो ये कैसे कहा जाए कि मोदी के साथ में अगर तस्वीरें आती है तो इसका फायदा होगा? मोदी, देखिए ऐसा है कि जो हमारे मोदी जी हैं, मोदी जी जो हैं दोनों के साथ चल रहे हैं। अभी आपको देखने को मिलेगा कि इसके बाद जो सेकेंड डे विजिट होगी इनकी, वो इंडियन डायस्पोरा के लिए न्यूयॉर्क में हो रही है। न्यूयॉर्क में हो रही है, तो वहां पे मुझे लगता है कि ट्रंप भी उनसे मुलाकात करेंगे और वो भी फोटो आएंगी, ऐसा नहीं है। और 23 को जो होगा, वो जो समिट है उनकी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में होगी, उनका एड्रेस, उस एड्रेस में देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है। उसमें आप देखेंगे कि इजराइल हमास की वार है, यूक्रेन रशिया की वार है, और क्लाइमेट चेंज के बारे में भी बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाएंगी, जिनके बारे में हमारे प्रधानमंत्री स्पीच देंगे यूएन नेशन के असेंबली के अंदर। इसे बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट इस वक्त 3 डे विजिट है, बहुत टाइट विजिट है। और मैं समझता हूं कि हैरिस का तो मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि उनका रुख हमारे देश के लिए अच्छा नहीं रहा है। लेकिन अगर दिल से अगर कंपेन करने की बात करेंगे, तो जिसे पिछली बार ट्रंप के लिए किया था, तो ये इसीलिए प्रोग्राम रखा गया है वहाँ 22 तारीख को इंडियन डायस्पोरा के साथ में, कि वहाँ हमारे सारे इंडियंस बुलाए गए हैं और वहाँ पर रहेंगे। हर ऑर्गेनाइजेशन के लोग होंगे वहाँ पर, टॉप लोग होंगे। लेकिन कमला हैरिस का भारतीय मूल के होना कितना फायदेमंद होगा उनके लिए चुनाव में? क्या भारतीय मूल के जो वोटर्स है वहां पर, क्या वो इस बात पर वोट करेंगे क्या कि कमला हैरिस चूंकि भारतीय है, भारतीय मूल की आती हैं, तो इस वजह से उनके साथ में जाया जाए? नहीं, वो देखिए जो हमारे लोग हैं वहां पर, इंडियन लोग हमारे जो हैं, हमारे भारतीय, वो वहां पर कमला हैरिस को ही सपोर्ट करेंगे जहां ट्रंप का सवाल आएगा, क्योंकि उनको वहां पर देखना पड़ता है। लेकिन उनका रुख अभी तक जो डिप्लोमेटिकली रहा है,
क्योंकि इनको हमें हमारे जो इंडिया में है उस वक्त पोजीशन ऐसी कश्मीर की चल रही थी कि ये जो डेलीगेशन में आई थी कमला हैरिस, इनको हमें कश्मीर जाने को नहीं दिया। कुछ अनर्ड रहती हैं, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि अगर प्रेसिडेंट बनेगी तो हमारे देश के लिए एंटी बात करेंगी, बल्कि उनका सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा। अगर अभी मोदी जी चले गए हैं और उनके बीच में ये बातें हो जाएंगी, इस बात का पैचअप करेंगे जरूर ये यूएस प्रेसिडेंट कि भाई कमला हैरिस से जो हो गया, और ये आपस की बातें होती हैं, ये डिप्लोमेटिकली बाहर नहीं आती हैं, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ फैक्ट होगा कि अगर हैरिस बनती हैं तो उनका सॉफ्ट कॉर्नर हमारे इंडिया के लिए होगा। जी, अभी हमने देखा था कि जब पीएम मोदी रशिया गए थे तो वहां पे व्लादिमीर पुतिन से मिले, उसके बाद में वो यूक्रेन जाते हैं, वहां पे जेलेंस्की से मुलाकात करते हैं, और अब अमेरिका जाते हैं। तो क्या अमेरिका में भी इस बात का जिक्र किया जाएगा कि जब आप यूक्रेन गए थे और जो रशिया में आप गए थे तो वहां पे क्या कुछ कॉमन निकल के आया, ताकि जो वॉर चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में उस पर भी कहीं ना कहीं रोक लगाई जाए और उसको लेकर कोई रणनीति बने? देखिए, अभी मैंने आपसे कहा ना कि जो हमारे मोदी जी हैं 23 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो न्यूयॉर्क में एड्रेस करेंगे, उसमें सबसे पहले मुद्दा होगा इजराइल हमास का और यूक्रेन और रशिया का, और उसके साथ में हमारे क्लाइमेट चेंज का भी होगा। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसमें स्पीच में होगा। और इससे पहले भी वो वर्बली जो पर्सनली बातें होंगी यूएस प्रेसिडेंट से, तो उन्होंने बात की है, पहले भी फोन पे बात की है, इससे जाने से पहले भी बात की थी, आने के बाद भी बात की थी, रशिया के प्रेसिडेंट से भी बात की थी, पुतिन से, उधर उन्होंने उनसे भी बात की थी, यूक्रेन के प्रेसिडेंट से भी, ऐसा नहीं जेलेंस्की से। ये हमारा जो देश है इस वक्त सबसे टॉप पे है। हमारे देश की जो राजनीति है, पॉलिटिकल डिप्लोमेसी है, वो एक अलग जा रही है, विश्व गुरु की तरफ हम देखते हैं। और इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे फॉरेन सेक्रेटरी जो रहे हैं, कैरियर डिप्लोमेट, वो आजकल फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। उसके साथ में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी बड़ी सोच समझ के साथ उनको विदेश मंत्री बनाया है, तो वो उनको बना के पिच तैयार करते हैं, उसमें हमारे मोदी जी जाके चौवे छक्के मारते रहते हैं बाउंड्री पार, इससे भी उनको सक्सेस मिल रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अमीर साहब हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर हैं, 3 दिवसीय ये दौरा रहने वाला है, वहां पर वो क्वाड के शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे। तो अब सबकी नजर इस बात पे होगी कि क्या वहां पे जो बाइडेन के अलावा डोनाल्ड ट्रंप से भी वो मुलाकात करेंगे, क्योंकि बीते दिनों डोनाल्ड ट्रंप मोदी की तारीफ करते हुए नजर आए थे और उन्होंने कहा भी था कि वो मुलाकात करना चाहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी से। आंध्र प्रदेश के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर यानी तिरुपति मंदिर के लड्डुओं की पवित्रता विवाद के बीच मंदिर प्रबंधन तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने कहा है कि प्रसादम अब पूरी तरीके से शुद्ध और पवित्र है, इसे आगे भी रखने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। उधर टीटीडी के कार्यकारी अधिकारी जे श्यामला राव ने घी में जानवरों की चर्बी इस्तेमाल होने की बात मानी है। शुक्रवार 20 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि लड्डू जिस घी से बनाए जा रहे थे उसके सैंपल्स के 4 लैब रिपोर्ट्स में इसकी पुष्टि हुई है। राव ने कहा कि मंदिर प्रबंधन के पास अपना लैब नहीं था, घी सप्लायर एआर डेयरी फूड्स ने इसका फायदा उठाया। इस बीच शनिवार को केंद्र और राज्य सरकार में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अधिकारी तमिलनाडु के डिंडीगुल स्थित एआर डेयरी फूड्स की फैक्ट्री में जांच करने पहुंचे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक राहुल लाल जी जुड़ गए हैं। राहुल जी, कहीं ना कहीं तिरुपति मंदिर में प्रसाद के साथ में जो मिलावट हुई है उससे पूरे देश की भावना जो है वो आहत हुई है, और अब पूरे देश में प्रसाद को लेकर अब ये मांग उठ रही है कि प्रसाद किस प्रक्रिया से बनाई जाती है उसकी जांच हो। बिल्कुल सही, क्योंकि अगर तिरुपति जैसे सुप्रसिद्ध मंदिर के ही प्रसाद अगर सही नहीं हो और मंदिर के प्रसाद के पवित्रता पे सवाल उठ रहे हो, उसके ऊपर आरोप ये लग रहे हो कि उसमें अलग अलग चीजों का प्रयोग हो रहा है, पशुओं के चर्बी का प्रयोग हो रहा है, उसमें बीफ का प्रयोग हो रहा है, तो ये तो बड़ी ही आश्चर्यजनक स्थिति है वो। और ऐसे स्थिति में ये तो एक तरह से लोगों के भक्तों के धार्मिक भावनाओं पे कितना बड़ा ठेस है, धार्मिक आस्था के ऊपर कितना बड़ा सा ठेस वाली स्थिति है। तो ये स्थितियां तो फिर ये भी तय करती है कि आखिर भारत जैसे जगह में जहां पे कि राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, कोई तंत्र काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि मंदिर और तिरुपति जैसे विश्व प्रसिद्ध मंदिर की अगर ये स्थिति है तो बाकी अन्य मंदिरों की प्रसादों की क्या स्थितियां हैं, तो इसको चेक करने के लिए, ट्रायल करने के लिए कोई व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए थी। आज के समय में जिस दर पे वहां पे घी खरीदा जा रहा था, क्या उस मूल्य पे कहीं घी उपलब्ध है मार्केट में? तो शंका तो कई चीजों के ऊपर पहले से ही उपलब्ध हो रही है कि इन मामलों को लेके कहीं न कहीं हमें लग रहा है कि हमारा जो सत्ता तंत्र है
तो उसकी मैं बड़ी जवाबदेही मानता हूं, उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की जवाबदेही मैं मानता हूं मैं। अब देखिए, राज्य सरकार को तो लोगों ने पलट दिया, लेकिन उस स्थिति में चेक एंड बैलेंस कैसे बनेंगे? ये वहां पे मंदिर के प्रसाद के क्वालिटी को लेके एक पुराना घटनाक्रम भी है 1984 में। उस समय जो है कि मंदिर के एक लड्डू में जो है कि कोई उसमें लोहे का किल निकल आया था। तब उस समय व्यवस्था ये की गई थी कि केंद्रीय जो खाद्य तकनीकी संस्थान है वो भी उस गुणवत्ता के ऊपर ध्यान रखेगा, वो वहां पे लगातार सैंपलिंग की जाएगी, ध्यान रखा जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मंदिर समिति, राज्य सरकार, उसके प्रशासन के लोग प्लस केंद्र सरकार के अलग अलग एजेंसियां, जो अब केंद्र सरकार आदेश दे रही है कि ये एजेंसियां उसकी जांच करेंगी, तो ये नियमित जांच तो पहले से ही होनी चाहिए थी, जो ये स्थितियां नहीं आती। तो ये एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और ये चीजें तय करती है कि भारत में अगर मंदिरों में ऐसी चीजें जा रही है जो कि हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत करती है, तो फिर सामान्य दिनचर्या में जो हम लोग भोजन ग्रहण कर रहे हैं, जो चीजें ले रहे हैं, उसकी गुणवत्ता को कौन चेक कर रहा होगा यहाँ पे? तो ये एक खादी के मिलावट की एक बड़े संकट की स्थिति है और उसके ऊपर भारत में कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मंदिर में ये चीजें हो रही हैं तो सामान्य आम जीवन के जिंदगी में क्या हो रहा है उसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। राहुल जी, लेकिन लापरवाही किसकी मानी जाए? क्योंकि मंदिर प्रबंधन ने यह साफ कर दिया कि उनके पास में कोई लैब नहीं था, जिस वजह से जो वो घी है उसकी वो जांच नहीं कर पाए और इसका डेयरी फूड्स ने फायदा उठाया है। लेकिन कहीं ना कहीं किसी की लापरवाही तो है, क्योंकि हजारों लाखों भक्तों की भावनाओं को यहाँ पे आहत किया गया है। नहीं, देखिए, ये मंदिर प्रशासन ने जो चीजें कही हैं वो बहुत कोई मजबूत तर्क नहीं है कि हमारे पास लैब नहीं है तो हम जांच नहीं करा सकते थे। अगर मंदिर के भीतर वहां पे लैब की उपलब्धता नहीं थी, बाहर भी लैब की उपलब्धता थी। और मैंने आपको पहले ही बताया कि 85 से जो पूरी व्यवस्था है, केंद्रीय खाद्य संस्थान परिषद, उसको भी चेक करना था। वो संस्था कहाँ गायब हो गई? दूसरे राज्य सरकार की दूसरी एजेंसियां कहाँ गायब हो गई? जो हम लोग कुछ भी भोजन का पैकेट कुछ भी खरीदते हैं उसको 10 जगहों से उसको मंजूरी मिलती है, वो संस्थाएं मौजूद होती हैं वहां पे, तो वो संस्थाएं कहाँ पे सोई हुई थी? तो मामला केवल मंदिर प्रशासन का नहीं है। हो सकता है मंदिर प्रशासन फेल हो गया, इसलिए हमारे सिस्टम में चेक एंड बैलेंस की विभिन्न स्थितियां बनी हुई होती हैं। दूसरे सिस्टम्स भी उसको चेक और बैलेंस नहीं कर पाए। यह सबसे दुखद चीज है कि एक जगह गुणवत्ता में गिरावट आई और वो गिरावट की स्थिति बनी रह गई और यह घटना घट गई। तो इसलिए ये फेल्योर मंदिर प्रशासन, राज्य सरकार और इसके साथ ही साथ इसमें केंद्र सरकार, ये सबके सब इसके दायरे में खड़े होंगे। देश का संपूर्ण प्रशासन, राज्य प्रशासन और केंद्र सरकार का प्रशासन सब इसके दायरे में खड़े हैं। क्योंकि देखिए, खाद्य से संबंधित चीजों की सैंपल, अलग अलग चीजें, उसमें केंद्र की एजेंसियां भी होती हैं और राज्य सरकार की भी एजेंसियां होती हैं। इन सबों का फेल्योर है ये। किसी एक का हम लोग फेल्योर नहीं कर सकते कि केवल मंदिर प्रशासन यह दावा कर दे कि हमारे यहाँ पे लेबोरेटरी नहीं है और हम जांच नहीं करा सकते, हम जांच कराने में फेल हो गए, वो सुविधा की कमी थी इसलिए इस प्रकार की घटना घट गई। 300 वर्षों से वहां पे लड्डू बन रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि आज अचानक से बनना शुरू हुआ है। उसको जीआई टैग है, दुनिया भर के लोग, कोई एक व्यक्ति उस मंदिर में जाता है, सोचिए अपने पास पड़ोस के पड़ोसियों में उस प्रसाद को वितरित करता है और लोग कितनी श्रद्धा भाव से उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। तमाम मंदिरों के बारे में आपके भी पड़ोसी कोई जाते होंगे तो आपको जरूर प्रसाद देते होंगे। ये भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है ये। तो उस स्थिति में अब इन संस्थाओं को, ये संस्थाएं कैसे चूकी और इसको कैसे और फुल प्रूफ बनाया जाए, ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी तमाम सत्तारूढ़ पार्टियों को, जो केंद्र में सत्ता में बैठे हैं और जो वहां पे भी बैठे हुए हैं। बिल्कुल इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। बहुत शुक्रिया राहुल जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, अब मंदिर प्रशासन ने ये साफ कर दिया है कि अब जो प्रसाद है वो पूरी तरीके से शुद्ध है और वो पवित्र है। तो जिस प्रकार से आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में लड्डुओं की पवित्रता भंग करने की खबर सामने आई थी, उसके बाद में अब तिरुमाला तिरुपति देवस्थान ने कहा है कि प्रसाद अब पूरी तरीके से शुद्ध और पवित्र है। तो मणिपुर में म्यांमार से 900 कुकी उग्रवादियों की घुसपैठ की बात सामने आई है। राज्य के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने शुक्रवार 20 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिछले 3-4 दिनों से उग्रवादियों की आवाजाही की खबरें मिल रही है। सुरक्षा सलाहकार के मुताबिक खुफिया एजेंसियों ने बताया कि घुसपैठी उग्रवादी ड्रोन बम, प्रोजेक्टाइल मिसाइल और गोरिल्ला युद्ध में ट्रेंड हैं। ये 30-30 लोगों के ग्रुप में और अलग अलग क्षेत्रों में छिपे हुए हैं। तो वहीं कुलदीप सिंह ने कहा कि उग्रवादी 28 सितंबर के आसपास मैतई गांव पर हमला कर सकते हैं। हमले की आशंका के बीच
चूराचांदपुर, तेंगनौपाल, उखरूल और साथ ही कामजोंग और फैरजौल समेत कई जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मणिपुर में 3 मई 2023 से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच आरक्षण को लेकर हिंसा चल रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार हिंसा में अब तक 237 लोगों की मौत हो चुकी है, 1500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, तो 60,000 से ज्यादा लोग अपना घर छोड़ चुके हैं।